हाँ, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको करने के लिए कही थी। पहली एग्जाम्पल इसमें क्या था, ये वो एरर्स और ओमिशन है, मतलब जो बैंक में हो सकता है रिकॉर्ड हो गए हों लेकिन कैश बुक में इनको रिकॉर्ड ना किया गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने रिकंसिलिएशन परफॉर्म करते वक्त उन आइटम्स को पहले रिकॉर्ड किया जाएगा जो बैंक ने रिकॉर्ड किए हुए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, ताकि आपका बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के करीब आ जाए। फिर उसके बाद फिर देखना है कि बैंक स्टेटमेंट में कौन से ऐसे आइटम है जो कैश बुक में अपेयर हो रहे हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट अब तक रिकॉर्ड नहीं हुए। दे आर नोन एज व्हाट, रिकंसिलिएशन आइटम। मतलब उस पर हमारी असम्पशन ये होगी कि अगर बैंक इन आइटम्स को रिकॉर्ड कर दे तो वो करते ही हमारा और बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब लिखा हुआ क्या इस एग्जाम्पल में, द अकाउंटेंट ऑफ इरफान ट्रेडर्स आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग ओमिशंस इन द रिकॉर्ड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक चार्जेस of ₹500 shown in the bank statement are not yet recorded in the cash book। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, देखें, हर वो ट्रांजैक्शन जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, वो एडजस्टमेंट है, उसकी डबल एंट्री। हर वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं हो रही, ना वो एडजस्टमेंट है ना उसकी कोई डबल एंट्री है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्डेड है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इधर एग्जामिनर घुमाएगा, घूमना मत। हर वो ट्रांजैक्शन जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, उसकी डबल एंट्री है और एडजस्टमेंट है। लेकिन हर वो ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक में रिकॉर्डेड है, बैंक यानी बैंक कॉलम में रिकॉर्डेड है लेकिन बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं है, वो एडजस्टमेंट नहीं है, उसकी कोई डबल एंट्री नहीं है, क्योंकि उसकी डबल एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बैंक के रिकॉर्ड्स को अमेंड नहीं कर सकते, हम बैंक के रिकॉर्ड्स के बारे में सोच सकते हैं। जुमला है ना, अगर आपने पिक कर लिया तो आपको समझ आएगा। हम बैंक के रिकॉर्ड के बारे में कि अगर बैंक भी इन ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर ले तो फिर हमारे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में कोई फर्क, बस हम बीआरएस बनाते वक्त, बैंक रिकंसिलिएशन बनाते वक्त हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि अगर जो चेक्स जो है अनप्रेजेंटेड है, अगर वो प्रेजेंट हो जाएं तो बैंक बैलेंस में कमी आएगी, और जो चेक्स अनक्लियर्ड है वो क्लियर हो जाएं तो बैंक बैलेंस में क्या होगा। तो अगर ये दो ट्रांजैक्शन बैंक रिकॉर्ड कर ले तो फिर हमारे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में कोई फर्क नहीं। बस ये हम सोच रहे हैं बीआरएस बनाते वक्त, किसके लिए, अपने लिए, हमारे अनप्रेजेंट चेक को माइनस करके और अनक्लियर्ड चेक को ऐड करके कोई बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक के रिकॉर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना अनप्रेजेंटेड चेक की कोई डबल एंट्री है, ना अनक्लियर्ड चेक की कोई डबल एंट्री है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, बहुत दफा बोल चुका हूँ, ये मिस्टेक मत कीजिएगा एग्जाम में बैठ के। ठीक है जी। तो आइए, कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये वो ट्रांजैक्शन है जो कहाँ रिकॉर्ड हुई हुई, बैंक स्टेटमेंट में, नहीं बैंक के रिकॉर्ड में, लेकिन हमारी कैश बुक में तो रिकॉर्ड, तो ये एडजस्टमेंट है और डबल एंट्री। तो बैंक चार्जेस 500 के हैं, क्या एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनेगी क्या, बैंक चार्जेस बतौर एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 500 से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, interest received of ₹15,800 on fixed deposit is shown on the credit side of the bank statement but not recorded yet in books। अब ये स्क्रूटनी हमने परफॉर्म की है या हमें किसी ने परफॉर्म करके समरी बना के दी हुई है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि मुझे बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर 15,800 से आपका बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके आगे इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो अगर इंटरेस्ट की वजह से हमारा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बढ़ रहा है, क्रेडिट होने का मतलब बढ़ रहा है ना, बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से क्रेडिट होने का मतलब बढ़ रहा है ना, तो अगर बढ़ रहा है तो ये इंटरेस्ट हमने रिसीव किया, पे किया, रिसीव किया है। तो रिसीव करना क्या है, इनकम है। तो ये क्रेडिट ट्रांसफर है, मतलब ये ट्रांसफर डायरेक्टली हमारे अकाउंट में किसी ने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। इट इज व्हाट, क्रेडिट ट्रांसफर, इट इज व्हाट। और इससे ऊपर वाला क्या था, डायरेक्ट डेबिट था। क्या था, डायरेक्ट डेबिट, मतलब बैंक चार्जेस की वजह से बैंक स्टेटमेंट में हमारा अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। आप में से सब लोगों ने एटीएम
यूज किया होगा ना, तक सबने यूज किया, कभी अमाउंट विड्रॉ किया उसमें से, पर्ची निकाली, पर्ची जब निकलेगी तो लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। मुझसे अक्सर बच्चे सवाल करते हैं सर जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो अकाउंट डेबिट लिखा हुआ आता है, हालांकि आपने तो हमें सिखाया कि अकाउंट डेबिट होने का मतलब क्या है, बढ़ना, और जब हम वहां से पैसे निकालते तो डेबिट लिखा हुआ आता है। तो वो किसके लिहाज से डेबिटेड है, मतलब बैंक के लिहाज से। बैंक कहता है कि हमने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब आपके अकाउंट को कम कर दिया, आपको आपके पैसे वापस कर दिए, लिहाजा हमारी लाइबिलिटीज में क्या आ गई, बैंक की लाइबिलिटीज डेबिट हो रही है असल में। तो वो बोलता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो बैंक चार्जेस की वजह से हमारा अकाउंट बैंक ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ, बढ़ गया, कम हो गया, बैंक की लाइबिलिटीज कम हो गई, हमारा एसेट क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ये ट्रांजेक्शन बैंक ने रिकॉर्ड की भी, हमने रिकॉर्ड नहीं की, डायरेक्ट डेबिट किया हुआ, मतलब हमारे अकाउंट को सीधा डेबिट कर दिया, पैसे निकाल लिए। क्यों निकाले, और ये पॉइंट तो मैंने आपको शुरू के क्वेश्चन में समझाया था, जब मैं आपको 6 सवालात करवा रहा था कि भाई हमने नया नया अकाउंट खोला था, बैंक एडवाइस आ गई। बैंक एडवाइस मतलब, बैंक एडवाइस का लफ्ज आया था शुरू शुरू के दिनों में, अगर याद हो आप, कि बैंक एडवाइस का मतलब है कि बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर लिए और हमें एडवाइस कर रहा है कि तुम भी इसको अपने पास का कर लो, रिकॉर्ड कर। तो बैंक एडवाइसेस दो किस्म की होती हैं, डेबिट एडवाइसेस एंड क्रेडिट एडवाइस। का मतलब क्या हुआ, बैंक हमें कह रहा है कि तुम्हारा अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट एडवाइस बोलेंगे। मतलब कि हमने तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक बहैसियत बैंक हमने अपनी लाइबिलिटीज बढ़ा ली, तो मतलब तुम्हारे अकाउंट में क्या हुआ, इजाफा हुआ, तुम इस तरफ अपने एसेट्स बढ़ा लो। क्रेडिट डेबिट एडवाइस मतलब बैंक कह रहा है कि हमने अपनी लाइबिलिटीज क्या कर दी, कम कर दी, तुम्हारे बैंक बैलेंस को कम कर दिया, लिहाजा तुम अपने एसेट्स क्या कर लो, क्रेडिट कर दो। तो बैंक चार्जेस क्या है, डेबिट एडवाइस। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, क्रेडिट एडवाइस। तो ये टर्म भी इस्तेमाल होती है, डेबिट एडवाइस एंड क्रेडिट एडवाइस। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 15,800 का, लेकिन अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, अब रिकॉर्ड कर ली। बैंक अकाउंट डेबिट कर ले, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर दे 15,800 से। उसके बाद थर्ड केस, interest charged by the bank on last month overdraft balance amounting to rupees 7,300 has not been recorded in the cash book. बैंक ने हमारे अकाउंट पे क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया या इंटरेस्ट दिया, लिया। अब देखिए करंट अकाउंट का मतलब क्या है, अकाउंट अगर आपका पॉजिटिव है तो करंट अकाउंट पे कभी बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, पता है ना आपको। लेकिन अगर आपने करंट अकाउंट में फैसिलिटी ली हुई है क्या, तो आपका अकाउंट बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, लाइबिलिटी बन गया। तो इट मीन जब भी करंट अकाउंट क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा, यानी ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी बैलेंस पॉजिटिव है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर बैलेंस तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक से फैसिलिटी देने की वजह से। तो अगर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो पूछेगा थोड़ी, जिस तरह बैंक चार्जेस वो आपके अकाउंट से क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, वैसे ही इंटरेस्ट चार्जेस जो कि आपके लिए एक्सपेंस है, बैंक के लिए क्या है, इनकम है। बैंक क्या कर लेगा, आपके अकाउंट से डेबिट कर देगा। बैंक अपनी लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी, अपनी लाइबिलिटी डेबिट कर देगा, और इनकम क्या कर देगा, बैंक क्रेडिट कर देगा। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम थोड़ी है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बैंक बैलेंस में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो बैंक अकाउंट आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या कर लेंगे, डेबिट कर। तो नंबर थर्ड, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितने से, 7,300।
देन उसके बाद इरफान ट्रेडर्स had given the bank standing order instructions to pay monthly rent of rupees 85,000. Irfan Traders had given the bank standing order instruction. हमने बैंक को एक रेगुलर इंटरवल पर एक जैसी पेमेंट, फिक्स पेमेंट, सेट ऑफ अमाउंट पे करने के लिए या तो सिस्टम में इंटर किया हुआ है या बैंक को बोला हुआ है वर्बली कि भाई ऐसा ना हो कि मुझसे रेंट पे करने में क्या हो जाए, देर हो जाए, तो आप हर महीने की 5 तारीख को हमारे अकाउंट से पैसा निकाल कर फला बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कर। ऑन 5th of each month the amount is included in the bank statement but not yet recorded in cash book for the last। ठीक है जी, ये अमाउंट जो है वो क्या है, बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। क्या करें, रिकॉर्ड करें। अच्छा क्या करेंगे आप बताइए। रेंट आपके लिए क्या हुआ, तो वो बनाए ना, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, और इधर आप अपनी समझ के लिए एक चीज लिख लें, क्या ऐसा मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर। एग्जामिनर इस तरह की टर्म्स भी हो सकता है दे। डबल एंट्री में प्रॉपर रेफरेंस तो रेंट एक्सपेंस ही है, पेमेंट हो रही है बिजनेस के एक्सपेंस के लिए, चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, कितना इंपैक्ट आया इसका, कितना रेंट है, 85,000 का, 85,000। देन उसके बाद electricity bill of rupees 32,500 was paid by the bank on direct debit instruction of Irfan Traders. However, this was omitted in the cash। यानी हमने बैंक को कहा था कि जो भी बिजली का बिल आए, हमारा जो भी बिल आए वो आप पे कर दें। अब बिजली का बिल फिक्स अमाउंट नहीं है, क्यों, हर महीने सेम अमाउंट नहीं आएगा, इसलिए इसको स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे, बैंक जो बिल आया, बैंक ने वो बिल देखा और क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अकाउंट में क्या कर दिया, पे कर। तो बैंक ने हमसे पूछे बगैर हमारे बिहार पे क्या कर दी, पेमेंट कर दी, यानी हमारा अकाउंट डायरेक्ट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्या एंट्री बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट। कितने से, 32,550। देन उसके बाद नेक्स्ट वन, जी जी नेक्स्ट वन, द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट, डायरेक्ट क्रेडिट। यानी बैंक स्टेटमेंट में हमारा अकाउंट क्या हुआ है, वो इजाफा हुआ, अकाउंट बढ़ा हुआ है। तो हमने कंफर्म किया भाई ये कहां से पैसे आए। On inquiry, it was revealed that a customer, Jamal Enterprise, has directly deposited 90,000 in the bank account of Irfan Traders. This amount is yet to be recorded in the, यानी कस्टमर से पैसे आ गए हैं, बैंक रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन हमने अब तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए तो आगे भी नहीं गए। आगे कहां, सेल्स लेजर है, कस्टमर के अकाउंट। मैं बोल रहा हूं आपको, बराए मेहरबानी, इसके बहुत सवाल आते हैं। बुक्स ऑफ ओरिएंटल के कौन सी चीज कहां से कहां पहुंचे, ये पक्का कर लें, वरना इसमें गलती हो जाएगी, खामो खाई में मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसकी एंट्री बनानी है, और इसकी एंट्री बनानी है बैंक डेबिट। हमें अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेना है, कितने से, 90,000 से। और जमाल ट्रेडर्स के अकाउंट को, जो कि हमारा कस्टमर ही होना चाहिए, क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। कहां पर, सेल्स लेजर में, जहां इसका पर्सनल अकाउंट मौजूद है, 90,000 से।
अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको कंफ्यूजन नहीं हो? जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं हो? देख लें, सोच लें। जहां जहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, ये लफ्ज लास्ट मंथ पढ़ के आपको कंफ्यूजन कुछ नहीं हो? मतलब हमने गौर ही नहीं किया सर। अब आप खामोखाई में गौर करवा के क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं हम। फरमाए। यही पॉइंट है। मंथ के एंड पे बनाए अगले मंथ के। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बना कब रहे हैं, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हम बना कौन से पीरियड के लिए रहे हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। मतलब हम बना दिसंबर के लिए रहे हैं, भले जनवरी में बनाए भले फरवरी में बनाए, दिसंबर तक के रिकॉर्ड्स को हम अमेंड करेंगे, भले हम बना कभी भी रहे हो। कुछ समझे बात या नहीं? जैसे एग्जाम में आप बना रहे होंगे, शायद क्या पता उसके अंदर 2020 लिखा हुआ, तो आप 2020 की किसी की बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल कर रहे होंगे, तो आप भले आज 2023 में कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी डेटा लेंगे वो 2020 तक का होगा ना। क्या कहते हैं? तो बनाया आप कभी भी, लेकिन आपको ये सोचना है वो बना कहाँ तक के लिए रहा हो। तो बना हम प्रैक्टिकली हम बना कहाँ रहे होंगे, जनवरी के महीने में, लेकिन बना कौन से मंथ के लिए रहे होंगे, दिसंबर के मंथ। तो हम दिसंबर की रिकॉर्ड को असल में अमेंड कर रहे हैं। कुछ समझे बात या नहीं? तो इसको आपको समझना पड़ेगा। बाज़ दफा हम चीजें जिस डेट, जो डेट लिख रहे होते हैं उस डेट पे नहीं बना रहे होते। जैसे हम लिखते हैं ना SOFP, एज ऑन 30, तो हम ये दिखा रहे हैं कि 31 दिसंबर पर हमारी क्या पिक्चर थी। इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज मैं बनाई 31 दिसंबर को रहा हूं। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बन रही होगी अगले साल जनवरी फरवरी के महीने, जब सारा डेटा कंपाइल हो चुका होगा, ट्रायल बैलेंस जनरेट हो चुका होगा, एडजस्टमेंट की भी स्क्रूटनी हो चुकी होगी। तो कभी भी एग्जैक्टली ईयर एंड पर SOCI और SOFP जनरेट नहीं होती। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? हाँ, ईयर एंड के लिए होती है, उस डेट तक का डेटा कंसीडर किया जाता है। अब भले वो बनाए जनवरी में, फरवरी में, मार्च के महीने में। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 वो थी कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ आइटम्स ऐसे हों जो कैश बुक में क्या हो, रिकॉर्डेड हो, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग ना हो, लेकिन फिर भी हमें उन आइटम्स को रिवर्स कहां से करना पड़े, कैश बुक से। जैसे मिसाल के तौर पर हमने चेक इशू किया था, वो चेक अनप्रेजेंटेड है, ठीक है। जिस दिन बैंक में क्या हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, तो वो बैंक से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इस चेक को हम अपने पास रिवर्स नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे इसका बैंक में प्रेजेंट होने का, और BRS बनाते हुए हम क्या करेंगे, उसको बतौर अनप्रेजेंटेड चेक लेस करवा देंगे, ये सोचते हुए कि अगर बैंक इसको रिकॉर्ड कर ले तो हमारे अकाउंट में क्या आएगी, कमी आ जाएगी, और हमारा और बैंक का अकाउंट क्या रहेगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ अनप्रेजेंटेड चेक्स आपको अपने पास रिवर्स करने पड़े। अब आप बोलेंगे क्यों? अगर आपको याद है, एक लफ्ज आपने पढ़ा था, टाइम बार्ड। टाइम बार्ड डेट पढ़ाया था मैंने आपको, ऐसी डेट जो रिकवर नहीं हो सकती। उसके लिए मैंने लिमिटेशन पीरियड बताया था कितना, 3 साल, अगर याद हो। इस तरह टाइम बार्ड चेक भी होता है। क्या होता है? टाइम बार्ड चेक, एक चेक जिस डेट पे लिखा गया है उस डेट से 180 दिन के अंदर अंदर वो चेक प्रेजेंट होना चाहिए। यानी जिस डेट पे वो चेक लिखा हुआ है उस डेट से 180 दिन के अंदर अंदर वो चेक क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ये फरमाइए सबके लिए। अगर वो चेक 180 दिन में प्रेजेंट ना हो, मिसाल के तौर पे आपने तारीख लिखी है 1 जनवरी चेक पर, इस जनवरी को ये चेक निकला है, ठीक है जी। अब जनवरी के कितने दिन हो गए, 31। फरवरी के कितने हो गए, 28। टोटल कितने डेज हो गए, 59 डेज हो गए। अच्छा जी, मार्च के 31 ऐड करते हैं, कितने हो जाएंगे, 90 दिन हो जाएंगे। अच्छा जी, अप्रैल के 30 दिन ऐड करते हैं, कितने जाएंगे, 120 दिन जाएंगे। तो मई के 31 ऐड करते हैं, कितने जाएंगे, 151 हो जाएंगे। और फिर
जून के 30 नहीं, 30 करेंगे तो 181 हो जाएंगे। 29 जून। अगर 1 जनवरी को लिखा गया चेक 29 जून तक बैंक तक पहुंच गया, प्रेजेंट हो गया, वो क्लियर हो जाएगा, उसके अगेंस्ट पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर ये चेक लेके कौन गया, कब गया, 30 जून को, 1 जुलाई को, तो ये चेक बैंक रिटर्न करने का बोलेगा नहीं जी जनाब सॉरी। अब समझेगा जरा बात को। मान लें हमने टोटल 3 लाख के चेक इशू किए हुए, मान लें हमने टोटल, और वो 3 लाख के चेक अब तक क्या है, अनप्रेजेंटेड है। क्लियर। क्वेश्चन कहता है 3 लाख में से 80,000 के चेक्स टाइम बार्ड हो चुके हैं, यानी अगर अब वो प्रेजेंट हो भी जाए तब भी बैंक उनके अगेंस्ट पेमेंट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस 80,000 को कैश बुक में रिवर्स करना, 2,20,000 को नहीं करना, क्योंकि 2,20,000 के चेक अगर प्रेजेंट हो भी जाए तो कैश हो जाएंगे ना, यस और नो। तो 80,000 के हम कहाँ रिवर्स करेंगे, कैश बुक में। बैंक बैलेंस अपना बढ़ा लेंगे, बैंक डेबिट कर देंगे और अकाउंट पेएबल वापस से क्रेडिट कर देंगे। अब डिफरेंस कितना रह गया, 2,20,000 का। नहीं, पहले चेक इशूड 3 लाख के थे, जब भी 80,000 के चेक रिवर्स हो गए तो अब इशूड चेक कितने रहे, और बैंक ने तो अब तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बैंक में भी कितने चेक पहुंचेंगे, अब 2,20,000 के पहुंचेंगे। अगर बाकी पहुंच भी जाए तो वो क्लियर नहीं होंगे। तो इट मीन अब अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने रहे, 3 लाख के या 2,20,000। 2,20,000 हम क्या करेंगे, बीआरएस के अंदर शो करेंगे बतौर अन, ना के 3 लाख। तो अगर ऐसा हो गया है कि चेक टाइम बार्ड हो चुका है, तो आप उस चेक को अनप्रेजेंटेड ना माने बल्कि रिवर्स कर दे। कहाँ रिवर्स कर दे, कैश बुक। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सुनिए। हमें कस्टमर से चेक मिला, फहीम से, वही फहीम, फूलों वाला फहीम। तो हमने एंट्री बनाई, बैंक डेबिट, फहीम क्रेडिट। हमने अपना अकाउंट बढ़ा दिया। फर्स्ट कर ये एंट्री हमने ईयर एंड के करीब करीब बनाई, सही है, या मंथ के एंड के करीब करीब बनाई। बैंक स्टेटमेंट में देखा हमने, तो बैंक स्टेटमेंट ने, बैंक ने एक काम किया था, क्या किया था, हमारे अकाउंट को एक दफा क्रेडिट करके बैंक ने दोबारा क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यानी क्या मतलब, बैंक ने दिखाया कि तुमने चेक जमा कराया, हम तो चाह रहे थे कि तुम्हारे अकाउंट को करें, क्रेडिट करें, लेकिन फहीम नहीं चाह रहा ऐसा, तो लिहाजा हमने चेक मिलने की वजह से तुम्हारे अकाउंट को एक दफा क्रेडिट किया, लेकिन चेक क्लियर ना होने की वजह से हमने तुम्हारा अकाउंट का कर दिया, डेबिट कर दिया। यानी आसान लफ्जों में तुम्हारा चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर्ड चेक की एंट्री कैश बुक में ही बनेगी, क्योंकि बैंक आपको डिसऑनर्ड चेक इस तरह दिखाएगा हमेशा कि वो एक बार आपके अकाउंट को क्रेडिट करके फौरन क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, उसी नाम से, उसी चेक नंबर से, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा हाँ जी ये चेक जमा हुआ था, बैंक ने क्रेडिट किया था, लेकिन फंड्स अवेलेबल ना होने की वजह से इमीडिएटली क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो चेक बैंक में रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड हो गया, अनरिकॉर्ड हो गया दोबारा, और कहाँ रिकॉर्डेड है, और इसका मतलब डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब ये चेक क्लियर नहीं हुआ। तो किसने गलत रिकॉर्ड किया, हमने। तो अब हमें क्या करें, करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। और क्या एंट्री माननी चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। और फिर इस चेक को अनक्लियर चेक में शामिल नहीं करना, क्योंकि क्लियर हुआ ही नहीं है ना ये। तो समझ पाए बात क्या, तो जो डिसऑनर्ड चेक है वो अनक्लियर चेक में शामिल नहीं होगा। हाँ, जिस तरह फहीम वाला किस्सा था, उसने हमें दोबारा बोला था हाँ भाई उसी चेक को दोबारा जमा करवा दो, अगर आपने सेम मंथ में वही चेक दोबारा जमा करवा दिया है तो ठीक है, वो चेक वापस से रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर वापस से रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर वो अनक्लियर चेक में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखें। तो 2 बातें बताई मैंने आपको। 2 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं, एक कौन सा चेक, टाइम बार्ड चेक, दूसरा कौन सा चेक, टाइम बार्ड चेक हमारा इशू किया हुआ चेक है, जो बैंक में अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ लेकिन टाइम बार्ड हो चुका है। डिसऑनर्ड चेक किसी और का इशू किया हुआ चेक है, जो हमने जमा करवाया है लेकिन बैंक में क्लियर नहीं हुआ। ये दोनों बातों का फर्क अच्छी तरह आना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि हमसे कोई
रिकॉर्डिंग करने में क्या हुई है, गलती हुई है, वो गलतियां आपके सामने ऑलरेडी मैं कर चुका था। तो आइए, उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे और रखते हुए इसको आप क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ आ गया, द अकाउंटेंट ऑफ Zehra Traders identified the following issues while preparing bank reconciliation statement at 30th June 2022. Zehra Traders ने ये मसले आइडेंटिफाई किए। कब आइडेंटिफाई किए, किस डेट के लिए, इस डेट तक के लिए बनाई जा रही है स्टेट। A check of ₹25,000 was received from Yum Traders, फहीम की तरह, बिल्कुल फहीम, and was deposited and recorded in the bank account on 25th June. Few days later, bank informed that the check has been dishonored due to insufficient balance in the bank account of the customer. जैसे फहीम का अकाउंट खाली था, उस तरह इसका भी अकाउंट क्या है, खाली। अब देखें, ये तो लाइन बता रही है ना कि बैंक इन्फॉर्म्ड अस। अगर जिस तरह हमने पिछली क्लास में स्क्रूटनी परफॉर्म की थी, तो उस स्क्रूटनी में आपको कैसे पता लगेगा, तो यम ट्रेडर्स के नाम से एक बार आपका अकाउंट 25,000 से क्रेडिट हुआ होगा, इमीडिएटली यम ट्रेडर के नाम से आपका अकाउंट डेबिट भी हुआ होगा। एक बार क्रेडिट कर दिया और एक बार क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। पता लग गया कि क्रेडिट करके फौरन क्या कर दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ है, डिसऑनर्ड हुआ। तो अगर हम खुद से एनालाइज कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट को, तो हम इस तरह पहचानेंगे ये डिसऑनर्ड चेक, वरना स्टेटमेंट तो क्लियरली बता रही है कि डिसऑनर्ड चेक। ठीक है जी, तो डिसऑनर्ड चेक हमने इन गुड फेथ रिकॉर्ड किया हुआ है, हमने अपने अकाउंट क्या किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है। अब क्या करना चाहिए, अपने अकाउंट को कम कर देना चाहिए, और जिससे पैसे मिल चुके थे हमें लगा था, इसका मतलब मिले नहीं है, तो रिसीवेबल के बैलेंस को दोबारा से बढ़ा देना है। कहां पर बढ़ा देना है मुजम्मिल, सेल्स नहीं, सेल्स नहीं, सेल्स लेजर में। कहां पर, सेल लेजर में कहां पर, सेल लेजर में कहां पर, यम ट्रेडर्स के इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अकाउंट रिसीवेबल कैसे बढ़ता है बेटा, क्रेडिट करके बढ़ता है, माशाअल्लाह, देख लो बेटा। क्या करेंगे आप, यम ट्रेडर्स सेल्स लेजर में डेबिट हो जाएगा वापस से, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 25,000 से। क्या रिकॉर्ड किया आपने, डिसऑनर्ड चेक। ये एंट्री बिल्कुल भी नई नहीं है आपके लिए, ये एंट्री नई नहीं है। क्या है, नई, नई नहीं है। नहीं सर, ये एंट्री नई नहीं है, नई नहीं। बोले क्या है, चले, ये एंट्री ही नहीं है सर, सही है, आज हड़ताल है सर, एंट्री नहीं है सर। यार तुम सुबह सुबह मैंने सुना फायरिंग कर रहे थे वहां, दुकानें बंद करवा रहे थे। उठाना सुबह सुबह, सुबह गलती जबान से निकला, फिर ख्याल आया 2 बजे बोलने के बाद सुबह कैसे बोल दिया। जब मैं ना उठाना सुबह 2 बजे, अकेडमी बंद हो गई। आपकी उम्मीदों पे क्या हो गया। A check issued on a check issued on 20th June 2022। एक चेक इशू हुआ है कब, 20 जून 2022, सही है जी, बट डेटेड 15 जुलाई 2022। ये टाइम बार्ड चेक नहीं है, ये पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड मतलब चेक आपने किसी को बना के आज दे दिया है, तारीख आपने मुस्तकबिल की डाल दी
ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे चेक्स को क्या बोलेंगे? पोस्ट डेटेड चेक। मतलब उसकी तारीख आपने क्या की है? आगे रखी। इसका मतलब अगर वो आज बैंक में ले भी जाए तो वो चेक प्रेजेंट हो भी जाए तब भी बैंक उसे क्लियर नहीं करेगा। ठीक है जी। 56,000 हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। चेक तो इशू हो चुका है, लेकिन क्योंकि पोस्ट डेटेड है, इस हिसाब से अगर आज की डेट पर 30 जून तक भी अगर वो चेक ले जाया जाए कहां पर? बैंक में, तो पेमेंट नहीं होगी। इस हिसाब से ये चेक अभी पेमेंट का चेक नहीं कहलाया जब तक कि उसकी डेट आ ना जाए। फ्यूचर डेट पर ये पेमेंट मानी जाएगी। अब आज हम इसको रिवर्स कर देंगे, सोचें, तो फ्यूचर में हम इसको दोबारा रिकॉर्ड करना भूल जाएंगे। आज के लिए इस पीरियड में इसको रिवर्स करना है, तो इस पीरियड में इसको रिवर्स करना भूल गए। अगले पीरियड में क्योंकि दोबारा इशू नहीं होगा ना, तो ऑलरेडी इशूड है, तो अगले पीरियड में क्या होगा? इसको हम रिकॉर्ड करना भूल जाएंगे। तो इस पीरियड में रिवर्सल है बतौर एडजस्टमेंट, और अगले पीरियड में क्या है? रिकॉर्डिंग है बतौर एडजस्टमेंट। तो अब एग्जामिनर यहां दो बातें कर सकता है आपके साथ कि करंट पीरियड का पोस्ट डेटेड चेक है तो क्या कर दे? करंट पीरियड में रिवर्स कर दे। लास्ट पीरियड का पोस्ट डेटेड चेक था जो इस पीरियड में क्लियर हुआ होगा, लेकिन लास्ट पीरियड में हमने बीआरएस बनाते हुए उसको क्या कर दिया था? रिवर्स कर दिया था, और इस पीरियड में अब दोबारा रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब करंट मंथ में आप क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। अगले मंथ में बतौर एडजस्टमेंट क्या करेंगे? रिकॉर्ड। अब देखें एग्जामिनर आपको कौन सी सिचुएशन देता है, सिचुएशन समझ के आपको जवाब देना। आज रिवर्सल है, तो रिवर्सल का मतलब क्या है? बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे और लायबिलिटी दोबारा क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और अगले पीरियड में जब वो पे हो चुका होगा, क्या ऐसा था अगले पीरियड में पे ना हुआ हो सकता है, तो अगले पीरियड में हमें रिकॉर्ड भी करना है डेट गुजरने की वजह से, और फिर उसको बीआरएस में अनप्रेजेंटेड भी मानना है। कुछ समझे बात या नहीं? अब ये बात अगर आपको समझ में आएंगी तो बेहतरीन काम, क्योंकि डेट गुजर चुकी है उसके लिहाज से वो पेड चेक है, लेकिन क्योंकि सामने वाले ने उसको प्रेजेंट नहीं किया तो इसमें हमारा कसूर नहीं। वो बैंक के लिहाज से क्या है? अनप्रेजेंट। लेकिन आज बैंक के लिहाज से अनप्रेजेंटेड भी नहीं है, क्योंकि अगर प्रेजेंट हो भी जाए तब भी नहीं हो सकता। क्लियर चल रहे हैं बिल्कुल या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर 2, बेटा ऑनलाइन वालों आप भी जवाब दे दिया करें। आप क्या घर पे सिर्फ लेटने के लिए बैठे हुए? ये बताएं। ठीक है जी। क्या एंट्री बनेगी? बोले। बैंक डेबिट कर दिया, नाम है जिसको इशू किया था, चलिए अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर दिया, कितने से? 56,000। और जो उन्होंने टेक लगाया हुआ था वो दीवार के सहारे से हट चुके हैं। ठीक है, जाग चुके हैं, एकदम से अलर्ट हो गए थोड़ा सा। तो ये बताएं घर पे बैठे बैठे क्लास कैसे लेते हैं आप? हाँ हाँ, चले जो अगर आपने ऑनलाइन लेक्चर देखे थे तो कैसे देखे थे? यही तो बात है। नहीं, वो बैठते बैठते आहिस्ता से स्लिप हो होकर नहीं, बैठने की पोजीशन से आप जो लेटने की पोजीशन पे आ जाते हैं, उसका बताएं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। जी मुजम्मिल। जी जी बिल्कुल। जब तो जुनेद जो है ना 2 बजे तक उठता है। असल में जुनेद क्लास में लेक्चर नहीं देता, कि वो जब जाता है ना तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ख्वाब में जाता है तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसके एडमिशन हुए हैं, और वहाँ जा जाके वो क्या करता है? तालीम हासिल करता है। आपको नहीं पता। आप जुनेद के सोने को सोना मत समझें, आपके जुनेद के सोने को पढ़ना समझें। आप यकीन करें वो नींद में पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है जी। हाँ जी। दुनिया की क्या कहते हैं बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ हुआ जुनेद।
ठीक है। हाँ, ऑक्सफोर्ड तो कोई चीज ही नहीं है। वो तो बाकी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है और ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ाता है। लम्स तो किसी खाते में नहीं आता, पाकिस्तानी यार लोकल यूनिवर्सिटी है। देखो, इसी खबर को सुनते हुए एक लेटा हुआ शख्स जाग गया। देखो, आपने इतनी दूर से पहचान लिया। ठीक है। जन्नत की यूनिवर्सिटी। जी सर, मुझे जुनेद ने बताया कि उसका बगैर एंट्री टेस्ट दिए मेहरान में के आईटी डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया था। भाई आप हैं कौन, ये तो बताएं। जी, सलमान है भाई, सलमान, बराए मेहरबानी नाम करेक्ट कर लें। जी, थर्ड केस पढ़ लें, वापसी आ जाए। A check of rupees 37,000 was issued to supplier on 27 December 2021। देखने जरा, कब इशू किया था? 27 दिसंबर 2021। आज हम कहाँ खड़े हैं? तो जब समझे बात, जब हमने, सुनने में आपको मतलब इसके सारे सिनेरियोस हर तरह से जो एग्जाम में आ सकता दे रहा हूँ। जब हम बना रहे होंगे दिसंबर का बीआरएस, तो इस चेक को हमने अनप्रेजेंटेड माना होगा, यस और नो। जनवरी भी अनप्रेजेंटेड माना होगा, फेब्रवरी में भी क्या माना होगा, मार्च में भी क्या माना होगा। क्यों? क्योंकि इतने अरसे में वो पे बैंक तक पहुंचा ही नहीं। कहां तक अनप्रेजेंटेड माना होगा? मई तक। कुछ समझे बात से नहीं? लेकिन आज अगर जुलाई तक भी ये चेक किया है, अनप्रेजेंटेड है, क्योंकि यहाँ पर वो आपको 180 दिन वाली बात नहीं बताएगा, वो लॉ है, वो मैंने बताई आप। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो आपको बोल देगा टाइम बार्ड, तो टाइम बार्ड तो आपको समझ में आना चाहिए। आज देखें, उतना इनफ वक्त गुजर चुका है कि नहीं गुजर चुका? गुजर चुका है। ये चेक क्या हो चुका है? टाइम बार्ड हो चुका है। तो अगर ये चेक टाइम बार्ड हो चुका है, तो अब ये इस मंथ में अनप्रेजेंट चेक नहीं कहा जाएगा, इसको हमें क्या करना है अब। लेकिन ये समझ लें, पिछले 5-6 महीनों में क्या रहा होगा? अनप्रेजेंट रहा होगा, कम से कम 5 महीनों में, क्योंकि 180 दिन का वक्त मेरे हिसाब से तो मई तक खत्म हो जाता है। मई के दरमियान में नहीं खत्म हो जाएगा उसूली तौर पर, तो हो सकता है उसूली तौर पर तो इसको मई की बीआरएस बनाते वक्त ही क्या हो जाना चाहिए? रिवर्स हो जाना चाहिए, जो लॉ के हिसाब से टाइम है उसकी। जी, जून में होगा 27 दिसंबर। अच्छा, जनवरी से थोड़ा सा ही पीछे है। ठीक है, ओके, सही, ठीक, जून में। ओके जी। तो अब लिखा हुआ क्या है? दिस चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड येट। लेकिन ये बात तो क्लियर है ना कि दिसंबर में भी ये अनप्रेजेंट चेक माना गया होगा, कैश बुक से रिवर्स नहीं हुआ होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन तमाम मंथ्स की बीआरएस बनाते वक्त हमने इसको कैश बुक से रिवर्स, और बल्कि क्या किया होगा। अब यहां से एक और नुक्ता समझ में आता है कि सर, जिस चेक को हमने पिछले मंथ अनप्रेजेंट माना हो, और अगर वो इस मंथ भी तो क्या हम इस मंथ का बीआरएस बनाते हुए उसको दोबारा अनप्रेजेंट लेंगे? हाँ लेंगे ना, क्योंकि वो बैंक के रिकॉर्ड में तो अब तक आया ही। तो रिकंसाइल करने के लिए उसको दोबारा, क्योंकि लास्ट मंथ जब हमने उसको अनप्रेजेंट माना था, तो हमारे मानने से क्या हुआ? क्या बैंक का रिकॉर्ड अमेंड हुआ? नहीं। तो जब बैंक का रिकॉर्ड अमेंड हुआ ही नहीं, तो इस मंथ दोबारा क्या मानना पड़ेगा उसको? ये समझ लें अच्छी तरीके से कि जो चेक पिछले मंथ की बीआरएस में अपीयर हो रहा था बतौर, अगर वो इस मंथ भी क्लियर, इस मंथ भी प्रेजेंट, तो इस मंथ की बीआरएस बनाते वक्त उसको दोबारा अनप्रेजेंट मानना पड़ेगा, अनलेस कि वो क्या हो जाए? टाइम बार्ड। समझ पाए बात? ये तो a check issued on 28 June, sorry, a check rupees 37 was issued to supplier on 27 December 2021. This check has not been presented yet. Check become time barred after 6 months. 6 महीने का मुद्दत गुजारने के बाद क्या हो गया? टाइम बार्ड हो गया। अब क्या करते हैं? अच्छा, मैंने थर्ड की एंट्री बनाई अब तक? नहीं, सेकंड था ना, थर्ड ये थर्ड है। अच्छा हाँ जी, क्या करते हैं? रिवर्सल परफॉर्म करते हैं चेक का।
बैंक डेबिट कर दे, अकाउंट पेएबल क्या कर दें, क्रेडिट कर। अकाउंट पेएबल कहाँ क्रेडिट करें, बस ये याद रखिएगा, यकीन करें ऐसे बहुत सारे सवाल बैठे बैठे हल हो जाएंगे। कितने से 37,000। उसके बाद जी हो सकते हैं ना, है ना, याद करें, याद करें। हमने जो सबसे पहले एग्जाम्पल ली, उस एग्जाम्पल में जो बैंक स्टेटमेंट थी जिसका ओपनिंग बैलेंस हमारे ओपनिंग बैलेंस से मैच नहीं कर रहा था, तो जो डिफरेंस सेटल हो रहे थे वो क्या थे, पिछले मंथ के अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर्ड। अगर वो क्लियर हो गए इस मंथ, हो गए इस मंथ, तो क्या हो गया, बैलेंस बराबर आ गया। और क्लियर नहीं हुआ तो बैलेंस बराबर नहीं आया। तो फिर इस मंथ का बीआरएस बनाते वक्त पिछले मंथ के भी अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर चेक हमें मालूमात में होने चाहिए, मीन्स क्वेश्चन में डेटा के तौर पे दिए जाना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिकल बात कर ले। अच्छा सवाल किया। प्रैक्टिकल बात ये कि करंट मंथ का बीआरएस बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, 2 चीजें नहीं, अगर पिछला रिकॉर्ड चलता हुआ आ रहा है तो, जो आप कह रहे हैं। एक तो चाहिए पिछले मंथ का बीआरएस, एक चाहिए करंट मंथ का बैंक स्टेटमेंट। पिछले मंथ के बीआरएस में जो अनप्रेजेंटेड या अनक्लियर्ड है उसको हम करंट मंथ की बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे कि वो इस मंथ क्लियर हुआ या, अगर हो गया तो उसको खत्म, कहानी एंड क्लोज कर देंगे, बोला तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पिछले मंथ की बीआरएस में जो अनप्रेजेंटेड या अनक्लियर्ड है वो अगर इस मंथ की बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं होता तो अनक्लियर चेक तो हो जाना चाहिए था उसूली तौर पर। फिर वो क्या हो गया है, समझ लें वो शायद क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड हो गया है। लेकिन समझ लें, ये समझ लें कि अनक्लियर चेक तो क्लियर हो जाएगा। क्या चीज रह सकती है, अनप्रेजेंट चेक। तो अगर पिछले मंथ की बीआरएस में जो अनप्रेजेंट चेक है वो इस मंथ में भी अगर प्रेजेंट नहीं हुए और मैच नहीं हो रहे तो हम उसको भी काउंट कर लेंगे दोबारा से। तो प्रैक्टिकली हम डेटा इस तरह निकालेंगे। प्रैक्टिकली ये बीआरएस बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, पिछले मंथ का बीआरएस, इस मंथ का कैश बुक, इस मंथ का बैंक स्टेटमेंट। स्टार्ट यहां से होगा प्रैक्टिकल, कि क्या पिछले मंथ के आइटम्स जो पिछले मंथ के एंड पे अनप्रेजेंट और अनक्लियर थे वो इस मंथ के स्टार्ट में आ गए कि नहीं आ गए, आ गए, मार्क कर दिए, खत्म हो गई कहानी। नहीं आए, काउंट कर लिया, और इस मंथ को बीआरएस बना दो, दोबारा क्या किया, उनको कंसीडर, इस तरीके से। हाँ जी, अगला आइटम हमारे पास क्या है, अ चेक ऑफ ₹20,000 was issued to a supplier on 18th June 2022 and recorded correctly on the same date. However, on 28th June, supplier was paid in cash and check issued earlier was returned and cancelled. यानी एक चेक इशू किया आपने 20,000 का, कब 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 इशू किया, 18 जून को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करते हुए क्या एंट्री बनाई, सप्लायर का अकाउंट क्या किया, डेबिट किया, बैंक अकाउंट क्या किया, क्रेडिट किया। However, on 28 जून 2022 सप्लायर ने बोला नहीं भाई मुझे चेक नहीं चाहिए, टैक्स वाले पकड़ लेते, जिन्हें मेरी बात समझ रहा है, टैक्स वाले पकड़ लेते, हम तो कैश का कारोबार करते हैं। तो हमने कहा कि चलें ठीक, आपको हम कैश दे देते। तो अब हमने क्या बोला, कैश तो दे रहे लेकिन हमारा चेक तो वापस करो। पता लगे कि कैश भी ले जाओ और चेक भी बाद में क्या हो जाए। तो उन्होंने आपको आपका चेक क्या कर दिया, वापस कर दिया कैश लेकर। तो कैश देते ही आपने एक एंट्री बना ली, क्या, कैश क्रेडिट, अकाउंट पेएबल डेबिट। तो अब अकाउंट पेएबल 2 बार डेबिट हो गया। तो एक बार जो चेक की वजह से डेबिट हुआ था वो चेक क्या हो गया, वापस हो गया ना। तो अब अकाउंट पेएबल क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, और बैंक अकाउंट क्या कर दें, डेबिट। बैंक अकाउंट क्या कर दें, डेबिट करें ना। क्रेडिट कौन करवा रहा था, क्रेडिट की आवाज आई है मुझे यहाँ से। मैंने कहा अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर दें और बैंक अकाउंट डेबिट कर दें। मुजम्मिल ने क्रेडिट तो नहीं बोला था।
हाँ जी, कितना अमाउंट है ये? 20,000। नेक्स्ट वन, नंबर 5, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। हाँ भाई, क्या विड्रॉ किया? गुड्स विड्रॉ करने की एंट्री होती है ड्रॉइंग्स डेबिट, पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस क्रेडिट, पर पीरियोडिक है तो, अच्छा सॉरी, परपिचुअल है तो इन्वेंट्री क्रेडिट है भाई जुनेद। मुजम्मिल से पहले मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं, क्योंकि आप माशाल्लाह रात भर पढ़ के आए हैं। जी जी, गुड्स विड्रॉ करने की एंट्री ड्राइंग डेबिट है, परचेजेस क्रेडिट है, पीरियोडिक सिस्टम में ड्राइंग डेबिट या इन्वेंट्री क्रेडिट, परपेचुअल सिस्टम। लेकिन अब पढ़े कहता क्या है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स अमाउंटिंग ₹18,000 वाज रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ द, क्या विड्रॉ किया? गुड्स। समझे, क्या विड्रॉ कर लिया? पैसे। हालांकि पैसे विड्रॉ किए नहीं, तो इट मीन आपने एंट्री बना दी बैंक डेबिट, सॉरी ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट, हालांकि पैसे तो विड्रॉ किए, तो आपने बैंक बैलेंस खामोखाई में कम कर दी। तो क्रेडिट बैंक होना चाहिए था या परचेजेस? तो बैंक गलत क्रेडिट हुआ है, बैंक क्या कर दे, वापस से डेबिट कर दे। और क्या क्रेडिट होना चाहिए था? परचेज क्रेडिट कर दे। मुबारक हो, आपने FAR 1 का एरर का टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया, इसको एरर कहते हैं। ठीक है जी, एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट, एंट्री बनवाए बैंक डेबिट, पक्का परचेजेस। कितने से? 18,000 से। आप में से किसी ने बोला है, मुझे नहीं पता भाई। ठीक है जी, सही है। आखिरी एग्जाम्पल, ये सारे जो एरर्स है, ये सारी चीजें कहाँ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? कैश बुक में। ये वो ट्रांजैक्शन है जिनसे आपके अपने रिकॉर्ड्स क्या होंगे, अमेंड होंगे, और ये सारी चीजें आपकी बुक्स में क्या बनेंगी? एडजस्टमेंट बनेंगी। अगला सवाल किया आप लोगों ने, बहुत कम लोग करके, जो होमवर्क देता हूँ आप करके आते नहीं, आप बोलते क्लास में वैसे हो जाएगा, तो करने की जरूरत ही नहीं। आपने बोला पेपर भी वैसे हो जाएगा, पेपर करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने जो बोला था वो समझे नहीं जी। उसके बाद तो भाई ने कमेंट भी किया, तारीफ भी की है मेरी, आपको पता है। उसके बाद तो ये सुनते ही, BW से सुनते ही भाई ने क्या किया है, कमेंट भी किया, तारीफ भी की। हाँ, चलो, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने आपको परेशान कर दिया था खामोखाई, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ठीक, ठीक है, मैंने लिखा था BWC का, मैं चेक करता हूँ, अब क्या ये नहीं मैंने बताया। हुबाब का लेटर, हुबाब जो लेटर मेरे पास लेकर आता है वो चेक कर, हुबाब का ऐसे भी चेक किया मैंने, हुबाब का लेटर भी चेक किया मैंने, उसको एक दो लाइनें सही बना के भी दी मैंने। हाँ, वो भाई उसने एक लेटर 5 से 6 दफा लिखा हुआ था। आप सोचो, थोड़ा थोड़ा हो होकर कुछ ना कुछ तो मुनासिब शक्ल में आ गया था। क्या चीज? कौन सी मोस्ट वांटेड? हाँ, अरे वो बंदा मुझे जानता नहीं था, उसने पूछते ही कौन है बताओ, उसने कंफर्म किया कि कोई जानता है कि नहीं जानता। ठीक है, तो उसने वहां पोस्ट डाल दी,
तो लोगों ने बताना शुरू कर दिया। ठीक, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक, हालांकि वो यूट्यूब पे मुझसे पूछ सकता था, जो भी था वारन, मैं नहीं जानता उसको कौन था, लेकिन वो यूट्यूब पे मुझसे पूछ सकता था ना कि कौन है। नहीं, या तो वो समझाएगा चैनल किसी और का है, मतलब यानी कंटेंट किसी और का है और रखा हुआ किसी और ने, तो ये समझा जी। और आपको पता है जो पोस्ट हो जाए सबसे पहले किसको खबर लगती है? ऐसा हो ही सकता। पढ़ ले, सवाल पढ़ ले जुनैद भट्ट। द अकाउंटेंट ऑफ मारिया एंटरप्राइजेस आइडेंटिफाइड फॉलोइंग एरर्स। देखिए एरर्स, एरर्स तो ये टॉपिक नहीं आता, एरर्स तो अगला उसका टॉपिक है। पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ? पढ़ा दूं? स्किप कर दूं? ये सबसे अच्छा ऑप्शन, स्किप कर दें सब। सर आएगा तो नहीं ना सर? नहीं आएगा बेटा, स्किप कर दे। ठीक, पढ़ा दिया तो आएगा, नहीं पढ़ाया तो नहीं आएगा। ये आप तय तय कर लें, फैसला कर। नमाज का ब्रेक करते हैं, बस बस 7 मिनट है। मैंने कहा पढ़ा दिया तो आएगा, नहीं पढ़ाया तो नहीं आएगा। फिर एक काम फिर एक काम करता हूँ, पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ाता है ना, खत्म, कुछ नहीं आएगा। अरे आप जुमला जुमले पढ़ाऊंगा तो आपको आएगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको नहीं आएगा। चले जी। So the accountant of Maria Enterprises identified the following errors while preparing bank reconciliation statement at 30th June 2022. The receipt side of the cash book had been totaled at rupees 45,000. Receipt side मतलब debit side. Debit side का total कितने से हुआ? The correct total would have been rupees 48,000. यानी डेबिट साइड का सम आपने 45,000 किया, हालांकि होना कितना चाहिए? अब सोचे 45 की अगर आपने रेसिट का सम किया है और अपोजिट साइड पर आपके पास पेमेंट्स हैं 20 की, तो 45 में से 20 गए, 25 बचे, तो बैलेंस शीट 25 आया ना। लेकिन अगर आप ये सम कितना करते, 48 करते और पेमेंट आती है कितनी, 20 की, तो सम बैलेंस शीट 25 नहीं बल्कि क्या होता है, 28 होता है। तो जो डेबिट साइड शॉर्ट है, डेबिट साइड जो शॉर्ट है, कितने से शॉर्ट है? 3,000 से शॉर्ट। वो 3,000 रुपए आपके बैंक बैलेंस में शामिल नहीं हो सकते। आपकी कैश बुक के बैलेंस सीडी में क्या है, गलती है, यानी आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस शॉर्ट है कितने से? रिसिट शॉर्ट, बैलेंस अंडर स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर आपने डेबिट आइटम रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, तो आपका बैलेंस सीडी क्या हो गया, कम हो गया ना। 45 में से 20 निकालो, क्या बचा? 25। अगर 48 में से 20 निकालते क्या बचता? 28। तो इट मीन बैलेंस शीट कितने से शॉर्ट हुआ? अगर कोई चीज पेमेंट साइड से क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, तो आपका बैलेंस क्या हो गया, ओवर स्टेट हो गया, तो बैलेंस कम करना है आप। अगर कोई चीज पेमेंट साइड पे ज्यादा, कोई चीज रिसिट साइड पे क्या हो गई, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, तब भी बैलेंस क्या हो गया, ओवर स्टेट हो गया। और कोई चीज पेमेंट साइड पे ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, तो बैलेंस क्या हो गया, अंडर स्टेट हो गया। 4 बातें, रिसिट साइड शॉर्ट, बैलेंस सीडी शॉर्ट, पेमेंट साइड शॉर्ट, बैलेंस सीडी ओवर स्टेटेड, रिसिट साइड ओवर स्टेटेड, बैलेंस सीडी ओवर स्टेटेड, पेमेंट साइड ओवर स्टेटेड, बैलेंस सीडी अंडर स्टेटेड। अब आसान कर लें, बैलेंस सीडी का डेबिट साइड से डायरेक्ट रिलेशनशिप है और बैलेंस सीडी का क्रेडिट साइड से इनवर्स। डेबिट साइड बढ़ाएंगे बैलेंस सीडी बढ़ जाएगा, डेबिट साइड कम करेंगे बैलेंस सीडी कम हो जाएगा, क्रेडिट साइड बढ़ाएंगे बैलेंस सीडी कम होगा, क्रेडिट साइड कम करेंगे बैलेंस सीडी बढ़ जाएगा। ठीक,
The receipt side of the cash book had been total rupees 45,000. The correct value would have been rupees 48,000. तो क्या करें, अब इसकी एंट्री में आपको सिखा नहीं सकता, इसलिए कि एंट्री में एक चीज आएगी, उसको बोलेंगे सस्पेंस। आपको तो पता ही होगा, इनको पता है। और एक और होता ना, उसको भी पता हो, वो है नहीं। ठीक है, एंट्री बोले तो बना दूंगा मैं, लेकिन खाली आप मुझे ये बता दें कि डेबिट साइड शॉर्ट है, क्या करें, बढ़ाएं, तो बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट आप डेबिट कर दें 3,000 से। अब आप बोलेंगे इसकी दूसरी एंट्री क्या है, दूसरी एंट्री है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अब आप बोले थोड़ा समझाएं सर इसको, थोड़ा समझा सकते हैं, मसला नहीं। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आप आपकी अकाउंटिंग जिंदा है और बीच में पेपर देते हुए क्यूएमटी वगैरह का अकाउंटिंग कहीं गई नहीं है घूमने फिरने, तो आप जवाब दे पाएंगे। डेबिट साइड का सम हमने कितना किया, 45,000। पेमेंट मैंने अपने से अज्यूम की कितनी, 20,000। बैलेंस शीट कितना आया, जब इस 25 को मैं रखूंगा ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त, तो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस कितना आना चाहिए था, 28,000। आ कितना रहा है, तो ट्रायल बैलेंस की मेरी डेबिट साइड शॉर्ट होगी कितने से, 3,000। तो ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए मैं वक्ती तौर पर अकाउंट खोल दूंगा, उसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। ये भाई 3,000 रुपए कहाँ है, क्या है, ये बात मुझसे क्या है, छुपी हुई है, सस्पेंस। ठीक है जी। लेकिन जब पता लग गया कि 3,000 भी बैंक बैलेंस ही है, तो मैं 3,000 से बैंक डेबिट कर दूंगा, और सस्पेंस अकाउंट मैंने डेबिट साइड पे खोला था, क्या कर दूंगा, क्रेडिट करके खत्म कर दूंगा। तो एंट्री क्या बनी, बैंक डेबिट 3,000 से सस्पेंस क्रेडिट। जब भी किसी एंट्री में सस्पेंस आए तो इसका मतलब ये था कि आपका जो मौजूदा ट्रायल बैलेंस है वो बैलेंस नहीं है, और ट्रायल बैलेंस में जो भी साइड शॉर्ट है, उस साइड की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए आपने एक टाइटल लिख दिया है, किस नाम से, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। सस्पेंस अकाउंट्स एरर्स के केस में आता है, और ऐसे एरर्स में आता है जो ट्रायल बैलेंस के डिसबैलेंस होने की क्या होते हैं, वजह। नहीं, नहीं तो फिर मर्जी, क्या कर सकते हैं भाई। टॉपिक एरर आपके कोर्स में होना चाहिए, आईए के कोर्स में एरर्स होना चाहिए, लेकिन नहीं है, शुक्र है। क्या बोल रहा हूँ दोबारा में, आईए के कोर्स में एरर्स होना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्या करें। ठीक, बहुत कुछ था जो होना चाहिए था, लेकिन बहुत कुछ है जो नहीं है, क्या करें। जो पुराने कोर्सेज थे ना अकाउंटिंग के, वो ज्यादा मजबूत अकाउंटेंट बनाते थे, ये कच्चे कोर्सेज। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट अकाउंटिंग में उन्होंने सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन आज भी ओ ए लेवल्स वाले बच्चों के सिलेबस में पढ़ाए जा रहे हैं। पार्टनरशिप का टॉपिक बतौर अकाउंटिंग बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, इतना दिमाग खोलने वाला टॉपिक है। वो सीए की अकाउंटिंग में था 2019 तक, उसके बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पे उड़ा दिया, चाहिए नहीं हमें पार्टनरशिप वाला बिजनेस, खत्म। चले मैं फिर रिपीट करता हूँ। अगर हमने कैश बुक में डेबिट साइड का सम कितना टोटल किया, 45,000। पेमेंट साइड हमने बिल्कुल ठीक काउंट की, बैलेंस शीट कितना आया, 20,000, 25,000। अगर मैं जहां पर ट्रायल बैलेंस में बैलेंस क्या आना चाहिए था, 28,000, अगर मैं क्या रखता हूँ, 25,000, तो मेरी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 3,000 से क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो 3,000 से मेरा ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा, डिसएग्री कर जाएगा। तो जो ट्रायल बैलेंस में 3,000 से बैलेंस मैच नहीं हो रहा होगा, उसको वक्ती तौर पे मैं एक नाम दे दूंगा, क्या, तो सस्पेंस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस खुल जाएगा। जिस दिन मुझे पता लग गया 3,000 रुपए भी किसका पार्ट है, तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, 25 को 3 से बढ़ाकर 28 कर दिया, मेरा सस्पेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। सस्पेंस अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, दैट्स ऑल। ट्रायल बैलेंस में डेबिट के तौर पर रखा था ना, आज क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट होकर सस्पेंस खत्म हो गया, और डेबिट पर उसकी जगह पर क्या आ गया, 3,000 का बैंक बैलेंस आ गया। अब वो बैलेंस 25 से क्या हो गया, 28 हो गया, और ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक,
उसके बाद द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन टोटल ₹37,000। पेमेंट साइड को आपने कितने से टोटल कर दिया? द करेक्ट टोटल वुड हैव बीन रुपीज, हालांकि पेमेंट साइड का टोटल क्या होना चाहिए? अब सोचे, डेबिट साइड पे बैलेंस है 40,000 का, क्रेडिट साइड पे बैलेंस आपने गलती से काउंट कितना कर लिया? 37,000 का, तो अब बैलेंस शीट कितना आया? 3,000। हालांकि कितना आना चाहिए था? 33,000। तो अगर आप 40 में से 33 माइनस करते तो बैलेंस क्या बचता? 7,000। अभी बैलेंस क्या आ रहा है? तो बैलेंस क्या है? अंडर स्टेट है, क्रेडिट साइड के ओवर स्टेट होने की वजह से। क्या करें? क्रेडिट साइड को आप डेबिट करें, यानी बैंक बैलेंस बढ़ाएं। कितने से बढ़ाएं? बोले ना कितने से बढ़ाएं? 4,000 से। तो बैंक डेबिट कर दें और सस्पेंस अकाउंट क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। अगर आपको सस्पेंस अभी भी समझ नहीं आ रहा तो सस्पेंस इज नॉट इशू, बस इतना कर लें कि अब बैंक बैलेंस को बढ़ाना है या कम करना है। अगर इतना आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो बेहतरीन। सस्पेंस अभी आपके लिए इशू नहीं है, क्योंकि देखें जब ये क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहा है तो ये इसको डिस्कस करवा रहा है आपसे, ये डबल एंट्री नहीं मांग रहा। डबल एंट्री तो मैं बना रहा हूं हर केस, ठीक है। बैंक डेबिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर। तो किताब को पता है कि आपके कोर्स में एरर्स शामिल नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। फैसला आपका है। तीसरा केस पढ़ू। द ओपनिंग बैलेंस डेबिट brought forward was recorded on 1st June 2022 at ₹45,000। आपने बैलेंस बीडी कितना किया? तो क्या बैलेंस सीडी निकालते वक्त बीडी ऐड होता है कि नहीं होता? तो एक जुमला जहन में बसा लीजिएगा, बिठा लीजिएगा, बसा लीजिएगा। बीडी गलत तो सीडी गलत, बीडी गलत तो बीडी अंडर स्टेटेड, सीडी अंडर स्टेटेड, बीडी ओवर स्टेटेड, सीडी ओवर स्टेटेड। ठीक है जी। 1 जून को आपने कितना बैलेंस बीडी किया है? तो अगर बैलेंस 1 जून को बीडी हुआ था तो जून से पहले महीना कौन सा है? मई का। तो मई 31 को क्या हुआ होगा? सीडी हुआ होगा। तो जितने से सीडी हुआ था उतने से ही बीडी होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है? द क्लोजिंग बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड सीडी ऑन 31st May 2022 was correctly calculated as। तो इसका मतलब आपने 54 के सीडी को बीडी बनाते वक्त क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज समझते? 5 की जगह 4, 4 की जगह 5। नहीं, मैट्रिक्स नहीं पढ़ा कभी? मैट्रिक्स ट्रांसपोज, रोज को कॉलम बना दिया, कॉलम को। पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से, है जुनैद? हाँ जी। तो आपने जब सीडी को, जो कि 54 था, बीडी लिया कितने से? 45 से। तो आपने जो बीडी है उसको अंडर स्टेट किया कितने से? 9,000 से। तो आपका अगला सीडी भी क्या हो गया? 9,000 से अंडर स्टेट हो। तो जो कुछ भी ऐड होता 54 में ऐड होता, आपने किस में ऐड किया होगा? 45 में। सीडी रॉन्ग हो गया। सीडी रॉन्ग होने से क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस 9,000 से क्या हो गया? शॉर्ट। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड कितने से शॉर्ट है? 9,000 से। वो शॉर्टेज किससे बिलोंग करती है? बैंक अकाउंट से। तो आधा बैंक बैलेंस बढ़ा दे कितने से? 9,000 से। और वहां मौजूद सस्पेंस को क्या कर दें? खत्म कर दें। तो क्या एंट्री बनी? बैंक डेबिट 9,000 से, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 9,000 से। जी, तो सस्पेंस ही रहेगा, सस्पेंस ही रहेगा। आइडेंटिफाई तो होना चाहिए बतौर अकाउंटेंट। अब आपको अकाउंट सारे छानने होंगे, खत्म तो करना होगा।
अब भले आप उसको किसी भी नाम पे खत्म करें, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो आप जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बतौर आप कुछ ना कुछ तो नाम दे के खत्म जरूर करें, भले सही करें या गलत करें, आप प्रैक्टिकल बात पूछो तो यही है, ठीक है ना। आप भी नहीं चाहेंगे कि गलती बाकी रहे, ये चाहेंगे बताएं। तो आप कोई ना कोई फजूल सा नाम देकर, मतलब किसी ना किसी हेड में उसको बढ़ा कर कहीं ना कहीं तो आप खत्म, भले वो उस क्या कहते हैं हेड का एरर हो भी या ना हो, सीधी सी बात ही। हाँ, एग्जाम की बात कर लें, पेपर की बात करें तो पेपर में तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर वो बैलेंस क्या रहेगा, बाकी रहेगा। तो ये भी अच्छा सवाल है कि अगर सस्पेंस ही पूरा मुकम्मल तौर पे खत्म ना हो तो बाकी बच जाए फॉर एग्जाम्पल, तो कहाँ दिखाएं। तो सस्पेंस को हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाया जाएगा बतौर बैलेंस, क्योंकि वो बैलेंस कहाँ से बिलोंग करता है ये पता ही नहीं। तो ना वो रेवेन्यू है ना वो एक्सपेंस है, वो एक अननोन बैलेंस है, तो फिर वो बचकर कहाँ जाएगा, वो रियल अकाउंट बन जाएगा जब तक कि वो सेटल ना हो। जरूरी नहीं क्रेडिट भी हो सकता है जो साइड शॉर्ट। अब तक जितनी भी एग्जाम्पल हमने की हैं उसमें हमेशा कौन सी साइड शॉर्ट आ रही है, डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि एक में डेबिट अंडर स्टेट हुआ जिससे डेबिट साइड शॉर्ट हो गई, एक में क्रेडिट ओवर स्टेट हुआ जिससे डेबिट साइड क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, और एक में बीडी अंडर स्टेट हो गया उससे भी क्या हुआ, सीडी अंडर स्टेट हो गया। और सीडी कहाँ दिखाएंगे हम, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर, तो अगेन डेबिट साइड क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। तो तीनों केसेस में सस्पेंस कहाँ खुला, डेबिट साइड, ठीक है। जिस साइड का बैलेंस होगा, अब जैसे यहाँ पर डेबिट साइड से बिलोंग करता है तो फिर एसआईपी बनेगी तो कहाँ दिखेगा, डेबिट साइड। और अगर इस क्रेडिट साइड से बिलोंग करता है तो फिर क्या कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। अ चेक इशूड ऑफ ₹27,000। अब देखें चेक इशू किया कितने का, अब देख लें, अब क्रेडिट साइड शॉर्ट होने जा रही है क्योंकि डेबिट साइड ओवर स्टेट है, क्योंकि अब तक जो भी एरर आपने किए हैं उसमें डेबिट अंडर स्टेट था। अ चेक इशूड ₹27, आपने चेक कितने का इशू किया, बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए, बोले इतना तो बोले। was incorrectly recorded at ₹17,000 on the payment side of the cash। आपने क्रेडिट साइड पे कितने से रिकॉर्ड किया। अच्छा अब सोचें यहाँ बैलेंस हमारे पास रखा हुआ है 40,000 का, 40 से क्रेडिट होने चाहिए कितने, 27, बैलेंस कितना बचता 13 का, 40 से क्रेडिट कितने हुए 17, तो बैलेंस 13 का नहीं बचा बल्कि 23 का बचा। तो बैंक बैलेंस ओवर स्टेटेड है कितने से, 10,000 से। तो जब बैंक डेबिट साइड अब ज्यादा है, यानी डेबिट साइड पे बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए, 13 है कितना 23, तो डेबिट साइड पर अब 23,000 पुट करने से कौन सी साइड शॉर्ट आ रही होगी, क्रेडिट साइड। सस्पेंस कहाँ खुलेगा, क्रेडिट साइड। अब क्या करें, जो डेबिट साइड पे बैलेंस 10,000 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, और सस्पेंस क्या कर दें, डेबिट कर दें। मैं फिर बोल रहा हूँ अगर सस्पेंस को इशू करे तो वो मसला नहीं क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये जरूर तय कर लें कि बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़े, उसको बढ़ाना है या कम करना है, इतना आइडेंटिफाई कर लें, ये बहुत होगा आपके। उसके बाद फिर देख लें, अ चेक रिसीव्ड, चेक कितना मिला, जो चेक मिला उसको कैश बुक में बैंक कॉलम में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पर। कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए था, वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज रुपीज, डेबिट किया आपने कितने से, बढ़ा चढ़ा के डेबिट कर दिया, डेबिट साइड क्या हो गई, ओवर स्टेट हो गई, उससे बैलेंस शीट ही क्या हो गया, ओवर स्टेट हो गया। बोले पक्का, कंफर्म। तो इसका मतलब 36 से डेबिट करना था, डेबिट कितने से कर दिया, 63 से, तो कितने से ज्यादा डेबिट कर दिया, डिफरेंस निकाल लें। 27,000 आपके बैलेंस शीट में क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तो बैलेंस शीट कहाँ दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर। तो अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 27,000 से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड पे क्या शो करेगा, शॉर्टेज।
तो वहां क्या खुलेगा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस को 27 से क्या करें, डेबिट करें, और बैंक 27 से क्या कर दें, क्रेडिट करें। एंट्री क्या बनी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितने से, 63,000 माइनस 36। ठीक है जी। इसके अगर आप सॉल्यूशन को रीड करेंगे तो खाली उसने इम्पैक्ट ही बताए हुए, कौन सी क्या इम्पैक्ट है, कहाँ बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और कहाँ बैंक बैलेंस। मैंने वो इम्पैक्ट आपको डबल एंट्री की शक्ल में क्या कर दिया, सिखा दिया। क्योंकि प्रैक्टिकली जब कैश बुक बनेगी तो डबल एंट्री की शक्ल में क्या होगा, ये इम्पैक्ट करेक्ट होगा। चलें, अब ये एग्जाम्पल आप ये भी कर लें जरा। ये है सबसे डेंजरस एग्जाम्पल, मतलब इफेक्ट जिस साइड पे जाना चाहिए था चला गया उसके अपोजिट साइड। मतलब एक पेमेंट थी, पेमेंट कैश बुक में क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी। तो क्रेडिट हो गया, वो बैलेंस क्या करती, कम कर, उल्टा क्या हो गई, बैलेंस बढ़ा दिया। मतलब समझेगा, बैलेंस है हमारे पास 100 का, 100 में से अगर 10 क्या करते, माइनस करते, तो बैलेंस हमारे पास 90 का होता। 100 में बजाय 10 कम करने के उल्टा क्या कर दिए, 10 ऐड कर दिए, बैलेंस 90 के बजाय 110 हो गया। तो जब भी अकाउंट ठीक हो, जब भी अकाउंट यानी एंट्री सही अकाउंट में गई है, अकाउंट ठीक है, साइड रॉन्ग है, तो हमेशा करेक्शन का इफेक्ट आएगा डबल अमाउंट। नहीं, दोहराएं थोड़ा। भाई बैलेंस कितने का था, 100 का, आपके सामने रखता हूं। एक बैलेंस को एक लेयर मान लें, बैलेंस को एक लेयर मान लें, लेयर, ठीक है, नोटों की लेयर मान लें। ठीक है जी, अगर इसमें से 10 की क्या होती, पेमेंट होती, 10 क्या होते, माइनस होते, तो बैलेंस 10 से क्या हो जाता, कम हो जाता। ठीक है, और कम होकर, बल्कि 10 यहाँ लिखता हूँ, 10 की क्या आनी चाहिए थी, कमी, तो बैलेंस 10 से कम हो गया, क्या बनता, 90। तो इसका मतलब 10 आने चाहिए थे कैश बुक की क्रेडिट साइड। अगर ये गलती से कहाँ आ जाए, तो 10 कम होने के बजाय उल्टा क्या हो गया, प्लस हो गया। बैलेंस बजाय कम होने के क्या हो गया, बढ़ गया। तो लेयर में क्या हो गया, इजाफा हो गया। हम कहाँ आ गए, आप अपने आप से पूछें, अगर हम कोई एंट्री ना बनाते हम कहाँ होते, 100 पर। अगर हम एंट्री सही बनाते तो हम कहाँ होते, 90 पर। हमने एंट्री गलत बनाई तो हम कहाँ पर है, तो हमें 110 पे कहाँ आना है। तो फिर इसका मतलब ये एंट्री हमें 10 से रिवर्स करनी है या 20 से रिवर्स, आप सब बताएं, फैसला करें। 20 से रिवर्स कर, क्योंकि सही बैलेंस हमारा 90 है, ना कि 110। बजाय हमने बैलेंस कम करने के बैलेंस बढ़ा दिया। तो एक तो बढ़ने का इफेक्ट खत्म करें। अगर आप 10 से एंट्री रिवर्स करेंगे तो आप 110 से वापस कहाँ आएंगे, 100 पर। तो जो इजाफा आपने किया वो खत्म हुआ। तो फिर एक एंट्री और बननी चाहिए जो असल पेमेंट की रिकॉर्डिंग की थी, वो भी रिकॉर्ड करें 10 से। तो इफेक्ट कितने से आया, डबल अमाउंट। तो जब भी एक उसूल रख ले ध्यान में, अकाउंट ठीक हो और साइड रॉन्ग हो तो इफेक्ट आएगा। समझ में आई बात है, तो देख लें। द अकाउंटेंट ऑफ मंसूर ट्रेडर्स identified the following errors in the records while preparing bank reconciliation statement as at 30th June 2022। मंसूर ट्रेडर का अकाउंटेंट है, उसने बीआरएस बनाते वक्त क्या किया है, ये गलती आइडेंटिफाई की। देखिए, आ चेक रिसीव्ड, चेक मिला, चेक मिला कितने का, 32,000 से चेक मिलने की वजह से बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। was incorrectly recorded on the payment side of the cash। आपने गलती से रेसिट को क्या मान लिया, 32 से अकाउंट बढ़ाने के बजाय, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने के बजाय क्या कर दिया, नीचे कर दिया। तो एक तो जो गलत कम किया उसको बढ़ाएं,
और फिर एक असल वाली रिकॉर्डिंग क्या करें, रिकॉर्ड करें। नहीं, क्या ये बात समझ में आती है? तो बताइए क्या एंट्री बनेगी। जबरदस्त। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 64,000 से, पैसे मिले थे ना, तो इसका इफेक्ट किस पे जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल पे जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे कितने से, 64,000 से, क्योंकि पैसे मिले किससे होंगे, ऑब्वियसली कस्टमर से। जब आपने इसको रिकॉर्ड किया होगा तो इसका जो भी इफेक्ट लिया होगा वो कहाँ लिया होगा, कस्टमर के अकाउंट। अगर क्वेश्चन कहता है कस्टमर के अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं गया, तो फिर कहाँ गया, तो सस्पेंस में गया, है ना। अब वो मैं इतनी लंबी चौड़ी बहस अभी आपसे फिल वक्त नहीं कर सकती, वरना बाकी है वहां। अभी आप सिर्फ बैंक के रेफरेंस सोचा कि बैंक बैलेंस 32 से बढ़ना था, उल्टा 32 से बढ़ाने की, तो अब 32 से नहीं बढ़ाना। अगर 32 से बढ़ाएंगे तो वो कमी पूरी होगी जो हमने रिकॉर्ड की है, तो हम वहीं पे आ जाएंगे जहां पर हम असल में थे, जिसमें अब 32 का इजाफा होना था। अगर 32 का इजाफा करें तो फिर हम असल पोजीशन पे आएंगे, तो हमें इजाफा 32 से नहीं बल्कि 64 से करना। बस आपको अमेंडेड कैश बुक में बैंक डेबिट होता हुआ दिखाना है, कितने से, 64 से। आगे नेक्स्ट, अ चेक इशूड ऑफ रुपीज, चेक इशू किया आपने कितने का, 28,000, वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड ऑन द रिसिट साइड ऑफ द कैश। चेक इशू किया, कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, रिसिट साइड कैश बुक की। तो अब चेक इशू करने से क्या होना चाहिए था, अकाउंट में कमी आनी चाहिए थी। अगर बैंक बैलेंस आपके पास 1 लाख का था, 1 लाख में से 28 क्या करें, माइनस करें, तो बैलेंस क्या बचेगा, 72। तो बैलेंस आपका 72 होना चाहिए था, लेकिन आपने 1 लाख में उल्टा 28 का कर दिया, इजाफा कर दिया, तो अब आपका बैंक बैलेंस 1,28,000 हो गया। अब 1,28,000 से कहाँ आना है, 72 पर आना है। तो इफेक्ट 1,28,000 में 28 कम करें तो 100 पर आएंगे। 100 से 72 पे आने के लिए मजीद 28 का करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, तो मतलब डबल अमाउंट से इफेक्ट आएगा। 28 इंटू 2 56,000। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक क्रेडिट 56,000 और अकाउंट पेबल डेबिट 56,000। ठीक है, कमी नहीं हो रहा। अब ये भी कहानी, तीसरी कहानी है, मुझे नहीं पता नहीं था कि इसके अंदर क्या कहते हैं, वो आपको एरर्स की इस दर्जे पे फाइस करेगा। जब इतना कर लिया तो थोड़ा और सही क्या कहते हैं, अब तो पेपर में भी आ जाए तो टेंशन नहीं है हमें कुछ। मुजम्मिल कह रहा है भाई मेरे पास ना आए, मुजम्मिल अभी तुम्हारे पास ही आने वाला है। इसका इसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी मुजम्मिल, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब वो सवाल इतना सा है इसके अंदर कि क्योंकि बच्चे, ये जो अगला पार्ट है ना, ये रट्टे वालों के लिए, मतलब क्या है, रट्टा रट्टा लगाने वाले। सर ने बोला था अकाउंट ठीक हो, साइड रॉन्ग हो, इफेक्ट आएगा डबल अमाउंट। बस तय कर लिया, वो रट्टे वाले के लिए आई कैप ने बनाया। भाई अकाउंट सही हो, साइड रॉन्ग हो, अमाउंट भी तो वही हो। अकाउंट सही, साइड रॉन्ग, अमाउंट रॉन्ग, तो इफेक्ट डबल अमाउंट से नहीं आएगा। पहले रॉन्ग अमाउंट से उसका रिवर्सल परफॉर्म होगा, फिर सही अमाउंट क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। रट्टा नहीं मारना। मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया सॉल्व, जिसमें हमने एंट्री बनाई 64,000 से, 32,000 की एंट्री थी ना। तो मिसाल के तौर पर अगर 32,000 की रिसिट थी, लेकिन 32,000 की रिसिट को गलती से 3,200 से पेमेंट रिकॉर्ड करता, तो अकाउंट 32,000 से नीचे थोड़ी गया है, अकाउंट तो 3,200 से नीचे गया है। तो पहले 32 से अकाउंट को बढ़ा लें, फिर 32,000 से बढ़ा लें, तो अब डबल अमाउंट से इफेक्ट थोड़ी आया। अब 3,200 और 32,000 से इफेक्ट आया। तो रट्टा लगाने वाले के लिए नुकसान बहुत ज्यादा है कि हाँ जी सर ने कहा था, सर आपने कहा था सर अकाउंट सही, साइड रॉन्ग, इफेक्ट आएगा डबल अमाउंट से। सारे डबल अमाउंट से करके आया हूं मैं पेपर के अंदर, क्या करूं।
अब देख ले जरा, अगर आपको ये बात समझ में आई तो आप जवाब दे सकते हैं। अ चेक रिसीव्ड ₹32,000, चेक मिला कितने का, was incorrectly recorded on the payment side of the cash book। पेमेंट साइड पर अगर 32 से रिकॉर्ड करता तो इफेक्ट डबल अमाउंट से आता, लेकिन वहां कितने रिकॉर्ड किया, तो पहले वो 23 रिवर्स कराओ, बैलेंस को 0 पोजीशन पे लाओ, फिर उस पर 32 का करवाओ, ऐड करवाओ, तो अब 23 और 32, तो अब एंट्री बनेगी 55,000 से। बात समझ में आई? अच्छा कैसे? 32,000 रिकॉर्ड हुए ही नहीं डेबिट साइड पर, अकाउंट शॉर्ट कितने से, 32,000 से। 23,000 उल्टा क्या रिकॉर्ड कर दिए पेमेंट के तौर पर, तो 23,000 से अकाउंट और शॉर्ट हो गया। अब अकाउंट बढ़ाना है 23 से भी और 32 से, कितने से, 55 से। एंट्री क्या बनेगी इसकी, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल कर, कितने से, 32 प्लस 23, 55। केस 2, a check issued ₹28,000 was incorrectly recorded at ₹38,000 on the receipt side of the cash। पेमेंट हुई थी, बैंक बैलेंस में 28,000 से क्या आनी चाहिए थी, कमी आनी चाहिए थी, कमी तो नहीं आई, 38 से क्या कर दिया, इजाफा कर। तो पहले 38 का इजाफा रिवर्स करें, फिर 28 की कमी क्या करें, रिकॉर्ड करें, तो टोटल कमी कितने से आएगी, 28 और 38, 66,000। तो एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितने से, 66,000, 28 और 38। अगर बात समझ ना आए तो एक और तरीका कर सकते हैं। वो तरीकाकार क्या है, आपने ऐसे लाइन लगाई और उस लाइन को मान लिया 100 रुपए, क्या मान लिया, उसूली तौर पर 100 रुपए में इजाफा होना चाहिए था, कितने का, 32 का। अगर 100 रुपए में इजाफा हो जाता कितने का, तो आज आपका बैलेंस क्या होता है, 132। तो 132 इज योर करेक्ट बैलेंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने 100 रुपए में इजाफा करने के बजाय 23 की कमी कर दी। जब आपने 23 की कमी कर दी तो आप 100 से नीचे आगे कहाँ आ गए, 77 पर, बोले। तो इसका मतलब आज आप 100 पर खड़े हैं, 77 पर खड़े हैं। लेकिन अगर कोई एरर ना होता तो आप कहाँ होते, हाँ 132 पे होते हैं ना। तो आज आपको 77 से 132 पे जाना है। अब 77 132 का डिफरेंस निकाल, तो 77 को 132 बनाने के लिए इजाफा कितने से करेंगे, इस तरह कर लिया, नहीं हो रहा तो ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। 100 से आप चले गए कहां पर, 100 से आप चले गए 138 पर, 38 का इजाफा करें। हालांकि 100 से आपको आना था कहां पर, नीचे, कहां पर, 72 पर। तो 138 से 72 पे आइए, 138 और 72 का डिफरेंस निकालिए। तो इट मीन 138 को 72 बनाने के लिए बैंक बैलेंस क्या करना है, 66 से कम करना, नहीं तो थोड़ा सा आपको एनालाइज करना आना चाहिए चीजों। जी जी बिल्कुल, नमाज पढ़ जाइए, नमाज ब्रेक करना, छुट्टी भी कर दें, है ना, काफी है आज के लिए, है ना जुनेद, आज छुट्टी करते हैं, फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है, सही है ना, होमवर्क तो दूं मैं आपको, अब होमवर्क तो सुन लो ना। आप आपको आज की क्लास समझ में आई है,
एमसीक्यूज कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज करने से पहले बीआरएस का जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ना, कैश बुक का बैलेंस बीडी, जो सीडी है उसको बीडी करना है, उसको उन ट्रांजैक्शन से अमेंड करना है जो बैंक ने रिकॉर्ड की, हमने रिकॉर्ड नहीं की, उससे आएगा उसका बैलेंस सीडी। फिर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस रखना है और उसमें से क्या लेस करवाने, अनप्रेजेंटेड चेक क्या ऐड करवाने, तो फिर आपका वो जो बैलेंस सीडी है कैश बुक का, वो अमेंडेड कैश बुक के बैलेंस के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस रिकंसाइल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज भी एग्जाम में कर सकता है, पता है क्या, रिवर्स कैलकुलेशन, कि आपने कैश बुक का निकाला बैलेंस सीडी अमेंडमेंट्स करने के बाद, वो बैलेंस हमेशा आपके रिकंसाइल बैलेंस क्या होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से पेरेंट चेक करेंगे, लेस करेंगे, अनक्लियर्ड चेक क्या करेंगे, तो आपका वो बैलेंस हमेशा उस बैलेंस शीट के बराबर आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है बाज दफा कि आपको वो बैलेंस शीट यहाँ पे रखना पड़े नीचे, और उसमें अनक्लियर्ड चेक रिवर्स करने पड़े, लेस करवाने पड़े, और अनपेरेंट चेक क्या करवाने पड़े, ऐड। तो बोले बताइए बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या था, यानी एग्जामिनर ये कर सकता है आपसे कि आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ना बताए और बोले उसको बतौर मिसिंग वैल्यू क्या करें, फाइंड करें। ये आपके लिए एक चैलेंज होगा अगर आप इसको टैकल कर पाए, कोशिश करके देखिए। ठीक है।